हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए कि जेमिनी में जाएं, केपी में चले जाएं या कोई दूसरे ही तरीकों में चले जाएं। कुछ लोग टेरेट में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का मत है कि उनको जो वो क्यूब्स होते हैं या जो ग्लोब्स होते हैं उनको देखकर वह बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें अलग-अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा एक्टिव है किसी सही प्रिडिक्शन को कर पाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में मुझे सिर्फ दो ही प्रकार के लोग आज तक समझ में आए। दो प्रकार क्या होते हैं? एक तो वो होते हैं जिनके पास नेचुरल इंट्यूशन होती है। नेचुरल इंट्यूशन वाला इंसान आपको कोई कुंडली नहीं भी देखे तब भी उन्होंने अपनी जिंदगियों में इतना कुछ ऑब्जर्व किया होता है कि बता सकते हैं आपको कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कब हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकती है। आज की स्थिति में और खासकर इस चैनल को बनाने के बाद मैंने इतने सारे लोगों से चर्चा करी। उनमें से कुछ सौभाग्यशाली लोग मानूंगा मैं जिनसे कि मेरे को इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें पहले ही उनके किसी रिलेशन में रहने वाले लोगों ने बता रखा था। किसी ने किसी को नाखून देखकर बता दिया था, किसी ने किसी को पहले से अपने इंट्यूशन से बता दिया था। और हाल ही में जो मेरे साथ हुआ वो भी बहुत ही अचरज वाली बात थी कि सिर्फ यूट्यूब पर आवाज को सुन रहे हैं और इसके बाद वो बता पा रहे हैं कि क्या संभावित बीमारी आपको हो सकती है। तो जितना किसी पर्टिकुलर इंसान का इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और अपने अपने कर्म क्षेत्र में जिस इंसान की जितनी स्ट्रांग पकड़ होगी उतना वो इंसान आपको सही सही बता सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं, आज मुझे वैदिक में जाना है, कल एस्ट्रो के बाद हम जाएंगे केपी में, परसों हम चले जाएंगे जेमिनी में, तो चौथे में कोई और जाएगा, उसमें तो आप भटकते रहोगे। आपको भटकना नहीं है। आप लोगों को अपने आप को जिस भी चीज में आप अपने आप को परफेक्ट मानते हो उस एक चीज के पीछे लगना है और उसके पीछे लग के उस चीज की हर बारीकी निकाल के लेकर आना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी बात, जो दूसरे तरह के लोग हैं वो क्या हैं? दूसरे तरह के लोग वो हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से डेवलप होता है? वो डेवलप होता है आपके आत्मकारक ग्रह से। अगर आपका आत्मकारक ग्रह जुड़ा हो 11th हाउस से और 5th हाउस से, उसके भाव के द्वारा जुड़ा हो, चाहे उस के स्वामियों के द्वारा किसी भी तरीके से संबंध बनाता हो, अलग अलग तरीके के संबंध होते हैं। अगर वो संबंध आपकी कुंडलियों में मौजूद है तब इंसान की आत्मा, उसका आत्मकारक उसे जगाता है और परिस्थितियों में फंसाता है कि वो चीजों को खोजे। आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी खोज रहे हैं वो इसीलिए खोज रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगियों में वो चुनौतियां हैं, तभी तो हम उसके हल ढूंढ रहे हैं। कोई हंसते खेलते हुए एस्ट्रोलॉजी में आ जाए ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है जहां पर इंसान ये खोजते हुए निकलता है कि जो हो रहा है दुनिया में वो हो क्यों रहा है। तो दो ही कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमेशा ये चेक करें, आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह क्या 11th हाउस में बैठा है या उसका किसी तरीके से 11th हाउस और 5th हाउस के साथ संबंध है। तब तो आपको फ्रूटफुल होता है एस्ट्रोलॉजी में उतरना। अन्यथा कोई फायदा नहीं। आप कहीं से कुछ भी पढ़ लें, आपके अंदर से वो खोजने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास नेचुरल इंट्यूशन पावर है तब तो आप गॉड गिफ्टेड हो, क्योंकि उस कंडीशन में आप जो भी बोलोगे वो सब कुछ सही होगा। तो ये दो ही ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो सक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा आप फिर इधर उधर कहीं भटकेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। एक जातक मेरे पास आए थे, आप ही में से कोई हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने इवन की तंत्र तक का प्रयोग किया, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, लेकिन ये सारी ही एनर्जियां फिर लौट के आती हैं। जो हम किसी को दे रहे हैं वही पलट के वापस आता है। तो उन्होंने भी माना कि उस एक गलती की वजह से पूरा परिवार तबाह हो गया।
कभी वाइफ की डेथ हुई है, कभी किसी ने अपने आप को सुसाइड कर दिया, और हर चीज़ में वो इंसान बेवजह फंसते चले गए। इसीलिए आप अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपने आप को ला रहे हैं तो अपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका मकसद है वो कितना साफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे 100, 250, 1000 रुपए में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, लेकिन वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि अगर कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर टच कर गई तो क्या होगा। क्योंकि ये सब कुछ बाजारवाद की दुनिया है। पैसा बनाने के लिए आप जितने भी वीडियोस चैनल आज तक देख रहे हैं उनमें वो छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी दुकान, अपनी जो एक स्टडी वो करा रहे हैं वो चलती रहे। वो डायरेक्ट प्रिडिक्शंस में कभी सामने नहीं आएंगे, और आप अगर उनसे सवाल करेंगे भी तो आपको उलझाए रखेंगे। आप हमेशा इस बात को देखना, ठीक है? कॉमन सेंस को हमेशा जगाए रखिएगा, और इसके बाद इस बात पे आइएगा कि आप जो भी सीखना चाहते हैं आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ में जाइए। फिर चाहे वो आपके लिए केपी हो, चाहे वो आपके लिए टैरट हो, चाहे वो आपके लिए दूसरे कोई से भी माध्यम हो। ये तो पहला हुआ। दूसरा एक जो सवाल है वो ये कि दशाओं को लेकर भी एक कमेंट था कि अ, जो संजय रथ जी हैं, वृष्टिलर्शन जी हैं, और ये सब ये दशाओं को अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, वो एक इंडिविजुअल फैक्टर है। जब कोई इंसान किसी फील्ड में महारती हो जाता है तो फिर उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है। मैं इस समय आप लोगों से डील कर रहा हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो दशा देखते हैं वो दशा आपको मिलती है विंशोत्तरी दशा। वैसे तो मैं 144 दशाओं के नाम खोज खोज के आपको दिखा दूंगा, अष्टोत्तरी से लेके और कितनी कितनी दिखा दूंगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा जिसमें कंफर्टेबल हैं वो है विंशोत्तरी दशा। और आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर से जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको एक कॉमन विंशोत्तरी दशा अवेलेबल होती है। दशा सिर्फ ये बताती है कि परिस्थिति उस समय क्या नजर आ रही है, उस परिस्थिति के हिसाब से आपको अपनी प्रिडिक्शन देनी होती है। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन में आपको लिंक शेयर करूं, जब मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर से 23 जनवरी 2022 के आसपास कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगेगा। क्योंकि उस समय मेरा पूरा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था कि सूर्य की क्या मूवमेंट क्या करा रही है हमारे देश के अंदर। ठीक है? तो जब आप ऑब्जर्वेशन से करने लग जाओगे, किसी भी फील्ड में आप हो, आप जब ऑब्जर्वेशन करने लग जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे किस कुंडली को किस तरीके से समझना पड़ेगा। यही खेल है। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कुंडलियों में ऑब्जर्वेशन किया है, तो जितना एक्सपीरियंस आएगा उस हिसाब से लोग आपको कई कई नई नई चीज़ें बताएंगे। लेकिन मेरा एक ही मत है, कोई भी इंसान हो, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, वो मैं पूरी तरीके से किसी को नहीं सिखा सकता। क्लियर कट बात है। क्योंकि जो टीचिंग आप चाह रहे हो कि कहीं से भी आपको एक कंप्लीट टीचिंग मिले, वो मुमकिन नहीं है। वो आपके अंदर अगर कैपेसिटी है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ोगे और आगे तक निकल के आओगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी अगर आपको वो बनाना चाहती है तो फिर आप अपने तरीके से वहां तक पहुंचेंगे। हमारा सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, आपको एकलव्य की तरह ही चलना पड़ेगा इस दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान, अगर आपको बड़े बड़े नंबर में बैचेस बना के निकाला जा रहा है और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स अगर निकल के आ जाएंगे तो हर इंसान हर जगह पे दुकान खोल लेगा। बाकी अपनी वैल्यू क्यों ख़त्म करेंगे? नहीं करना चाहेंगे वो। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिए कि ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्रियां नहीं है जहाँ पे कि कॉलेज खोल दिए जाएं और चीज़ें बढ़ के आ जाए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपने अनुभवों से ही सीखनी पड़ेंगी। अब मैं आज इस कुंडली में आपके सामने विंशोत्तरी दशा और उसके टाइप के साथ भी चलूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सिर्फ विंशोत्तरी के साथ योगनी ही लगा लीजिए, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर्स नहीं है कि आप दशाओं को चेंज करें। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है विंशोत्तरी विंशोत्तरी के टाइप्स भी बताएगी। एक दूसरा, आपको योगिनी दशा भी अवेलेबल हो जाती है, वो भी आपको एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? तो आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। इस कुंडली का मैंने पहले भी विश्लेषण किया था, अब मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखाता हूँ कि क्या हम
विंशोत्तरी की 2 दशाओं से और योगिनी की एक अकेली दशा से उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हाँ या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने लगन आपका रखा था। जब मेरे पास सवाल आया था कि मेरा लगन 3 नंबर रखें कि 2 नंबर, मैंने आंख बंद करके एक इंट्यूशन लगाते हुए कहा था कि 2 नंबर का लगन बनेगा। तो मैं अभी भी आपका वृषभ लगन लेकर ही पूरे प्रिडिक्शनों को करूंगा। वृषभ लगन के अंदर भी जब मैंने बात कही थी तो मैंने ये कहा था कि जो मिड पॉइंट आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन मृगशिरा की तरफ जा रहा है। उसके जो स्वामी बनते हैं वो होते हैं मंगल, वो 12वें में गए हैं। इसीलिए कोर्ट कचहरी पुलिस या फिर विदेश, मानसिक परेशानी, ये इसमें एक नेचुरल कैपेसिटी है, लेकिन वो उधर के ही स्वामी भी हैं, इसलिए इसको बियर करने की कैपेसिटी भी इंसान में होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो यहाँ के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र, 8वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, और राहु के साथ बैठे हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें समझ में आते हैं। छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8वें में बैठा, ये कहीं ना कहीं 8वां घर जो है लोनलीनेस को दिखाता है, फिर अकेलेपन और ये सारी चीज़ों के साथ ये सारे संबंध बनेंगे। अभी मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता, अब मैं सीधे सीधे बात करता हूँ दशाओं के ऊपर। देखिए, अगर दशा सिस्टम से मैं नॉर्मल विमश्वत्री से भी चलूं तो मुझे दिखाई देता है 2017 के बाद गुरु की महादशा चलनी शुरू हुई। यहाँ पे गुरु नजर आ रहे हैं जो कि नीच राशिस्थ हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस गुरु का नीच भंग हो रहा है? तो नीच भंग का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जहां पे कोई ग्रह नीच हो रहा हो उसका स्वामी केंद्र में आ जाए तो वो उच्च हो जाएगा। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट प्लेसमेंट देखिए, ये डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं आ रही केंद्र में, वक्री होने के कारण आगे आएंगी वो अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट में वो अपना नीच भंग नहीं कर पा रहे हैं। पहली कंडीशन। अगर वहां नीच भंग ना होता हो तो दूसरी चीज ये चेक कर लें कि नवांश में क्या गुरु अपने आप को उच्च का तो नहीं कर रहे। अगर नवांश में गुरु अपने आप को उच्च का कर लेते तो भी नीच भंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि गुरु नीच हैं, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और भाग्य से करेंगे। ये दशा आपको 2017 से 2033 तक नजर आती है, ठीक है। अभी ये बहुत लंबी दशा है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मैं योगिनी का प्रयोग करूंगा। पहली कंडीशन आपको बता दूं, सबसे पहले में हम यहाँ पे महादशा को जैसे ही पकड़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि स्वामी जो है वो नीच राशिस्थ है। नीच का ग्रह अपने समय में सबसे ज्यादा चुनौतियों को, परेशानियों को लेकर आता है, ये कॉमन रूल है, ठीक। यहाँ पे ये नेचुरल परेशानियां या तो फादर से आएंगी या किस्मत से आएंगी, विदेश से आ जाएं, या मैंने आपको बोला था कि गुरु की अगर दशा चलेगी तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर्स को, ठीक है। अब छोड़ते हैं इस दशा को यहीं पर। अब जिस तरीके से आप, बल्कि बहुत लोगों ने वीडियोस को देखा हुआ है, वो लोग चलेंगे किसके साथ? मान लीजिए हम चलते हैं, यहाँ पे दशा को लगाते हैं, चंद्रमा इनका बैठा हुआ है 12वें घर में, 12वें घर में बैठा हो तो हम यहाँ यूज करते हैं 8वें तारे की अधना दशा। अगर अधना दशा को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दें, विमशोत्री का ही ये टाइप है, ठीक है। संजय रथ जी की वीडियोस को देखने के बाद मेरे ख्याल से करोड़ों लोग ज्ञानी बन चुके होंगे और वो इस दशा को लगाएंगे। बात यही है, जो महादशा गुरु की थी वो परिस्थिति दिखा रही थी कि भाग्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि कुछ ना कुछ कांड होंगे। अगर हम यहाँ पे चंद्रमा को 12वें घर में लेकर जो पर्टिकुलर 8वें तारे से दशा लगाना चाहते हैं उसको भी लगा के देखें तो हमें नजर आता है कि 2019 के अप्रैल के आसपास कुछ ऐसा होता हुआ ऐसा लग रहा है जो कि ऑलमोस्ट मंगल की तरफ से प्रभाव करेगा। टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा सा वेरिएशन होगा ना, तो ये जो महीने हैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रिडिक्शन को मैं हमेशा 2-3 महीने की एक सर्कल वे में रह के बोलता हूँ कि इन्हीं को इसी तरीके से रखिएगा। टाइम ऑफ बर्थ में अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा तो मंथ्स जो है वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, इसको ध्यान रखते हुए। अब मंगल जो है वो 12वें में बैठे हैं और मंगल अगर यहाँ पे दशा में चल रहे हैं तो एंगर एग्रेशन आएगा। मंगल चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं तो चंद्रमा को भी एंगर एग्रेशन ही लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मंगल की यहाँ पे दशा चल पड़ी और उसमें भी मंगल में मंगल चल पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां हैं ये भी गुस्से का कारण बनेगी दशा में। तो ये क्या बता रहा है? अब वो विमशोत्तरी और ये विमशोत्तरी क्या बता रही है? ये विमशोत्तरी दशा सिर्फ ये बता रही है कि जातक उस परिस्थिति को अपने गुस्से से डेवलप करेगा। मंगल
वो भी 1 नंबर राशि में बैठा हुआ मंगल एंगर एग्रेशन से वो परिस्थिति डेवलप कर देगा, जो कि मंगल के प्रभाव के हिसाब से कहाँ पे काम कर रही है, 12th हाउस में। मानसिक परेशानी क्यों पैदा हुई, इंसान के खुद के गुस्से से, एंगर से, एग्रेशन से। ये विंशोत्तरी दशा यहाँ पे हमें ये बता रही होगी कि आखिरकार उस परिस्थिति में इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। कि दशा आप विंशोत्तरी की नेचुरली नहीं मिलती, इसलिए हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं नॉर्मल विंशोत्तरी यूज़ करते हैं, जो हमेशा जन्म तारा से शुरू होती है और हमेशा यूज़ हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फंसते हो तो आप ये देखते हो कि गुरु की दशा है किस्मत में, यहाँ पे बहुत लंबी चीजें फंसेंगी। वहां पे हम गए तो हम सिर्फ ये बता पा रहे थे कि आप जो है इन चीजों की तरफ कैसे फंसोगे, आपके खुद के नेचर के कारण। अब मैं इन दोनों दशाओं से दूर लेके चल रहा हूं आप लोगों को। आज मैं आपके सामने रखूंगा योगिनी दशा। योगिनी दशा जो होती है वो क्योंकि 36-36 साल की होती है, तो जितनी आपकी जिंदगी छोटी होती जाएगी उतना ही प्रिडिक्शन करीब होता जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, आपका जो जन्म हुआ योगिनी के हिसाब से वो हुआ था बुध की योगिनी। बुध की योगिनी जो है उसको जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है भ्रामरी भद्रिका, इस तरीके से चलेगा। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्लैनेट्स के तौर पे दिखाया जाता है। आप अपने जन्म के नक्षत्र को अगर देखेंगे, बेसिक्स में अगर चले जाएं, तो चंद्रमा का जन्म नक्षत्र है भरणी। ठीक है। और आपकी उम्र जो है वो 36 से ज़्यादा है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद इस समय आप शुक्र के यानी कि सिद्धा के योगिनी दशा में चल रहे थे। अब योगिनी के लिए भी कुछ टेबल्स हैं, तो वो टेबल्स के तौर पे भी आप देख सकते हैं। आपका जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है भरणी से, तो यहाँ पे हम देखें भद्रिका से यानी कि बुध से स्टार्ट हुई थी। और इस समय अगर हम जाएंगे तो फिर से हम पहले देखेंगे अश्लेषा का भरणी यहाँ पे आ रहा है, फिर भद्रिका मघा में आता है, उल्का पूर्व फागुनी में आता है और उत्तरा फागुनी में आता है सिद्धा। उत्तरा फागुनी जो है वो नक्षत्र है सूर्य देव का। अब यहां से आपको चीज समझनी पड़ेगी। एक कंडीशन है, कंसेप्ट है योगिनी को लगाने में। योगिनी को लगाते वक्त आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी प्रोग्रेसिव लगना की। तो प्रोग्रेसिव लगना में जैसे ही हमने देखा कि वहां पे बात आ गई उत्तरा फागुनी नक्षत्र की, तो इसका मतलब है कि 5 नंबर की जो ये राशि है ये आपके लिए लगन बन गई। ठीक है। 5 नंबर की राशि जब लगन बन गई तो ये आपको दिखाई देता है कि आपका जो जन्म का लगन है, बर्थ लगन जो है, ये आ गया आपके 10वें भाव में। कुछ ना कुछ आपके जिंदगी में आपके स्टेटस को लेकर कुछ होगा, ये चीज यहाँ पे चलती है। ये पीरियड जो शुक्र का है सिद्धा, ये शुक्र, ये पीरियड आपका शुरुआत होगी। और इसके बाद क्योंकि ये नक्षत्र 2 राशियों में आता है, तो जैसे ही राहु का ये पीरियड ऑलमोस्ट ओवर होगा, वैसे ही यहां से ये लगन बदल के प्रोग्रेसिव लगन चेंज हो जाएगी। अब देखिए, मैं पहले आपको ये पीरियड दे रहा हूं 2016 से लेकर 2017 या 2019 के बीच के पीरियड में आप इसको लीजिएगा, क्योंकि राहु के बीच में वो लगन चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमें समझ में आ गया कि आपका जन्म लगन जो है वो 10वें घर में आया था। आपको स्टेटस के साथ कोई ना कुछ ऊपर नीचे करने का प्रयास होगा। यहाँ पे किन 2 ग्रहों की इंपॉर्टेंस है, एक तो सिद्धा शुक्र की खुद की इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। और दूसरा होगा आपका नक्षत्र का स्वामी जो कि है सूर्य। अब यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य इस लगन के लिए भी स्वामी बनेंगे प्रोग्रेसिव लगना में। वो साहस पराक्रम भाव में नीच राशिस्थ है, नीच भंग नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। ठीक। कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र अपनी कोई मित्र की राशि में नहीं है, यहाँ पे फिर भी सम हो जाएंगे क्योंकि एक घर आगे पीछे बैठे हैं। लेकिन डिस्पोजिटर जुपिटर नीच राशिस्थ हैं। ठीक है। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये जो पीरियड है 2016 से 2019 के बीच का, यहाँ पे किसी तरीके के स्पेक्युलेटिव गेन्स होते रहे, आपका अपना काम चलता रहा, लेकिन ये जो स्टेटस है इसको प्रभावित होना था। अब जैसे ही ये राहु के पीरियड को क्रॉस करेगा तो ये अपने आप को लगन चेंज करेगा, प्रोग्रेसिव लगना। और प्रोग्रेसिव लगन अपने आप को जैसे ही चेंज करेगा तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अभी भी मेन प्लेनेट है वो है वीनस
और दूसरा है सन। अब सन की स्थिति देखिए, अब सन यहाँ पर फर्स्ट हाउस लॉर्ड नहीं रहा, अब सन यहां पर हो गया आपके लिए कहां का, 12th हाउस लॉर्ड। मानसिक परेशानी यहां पे भी नजर आ रही है, और यहां पे आपका जो जन्म का लगन है वो कहां पर आ गया, वो आ गया आपके 9वें भाव में। जब मैंने विमशोत्तरी दशा की उसमें कहा था कि गुरु नीच राशि के हैं और भाग्य भाव से ही चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। यहां पर फिर योगनी में भी वही चीज देखने को मिल रही है। अब इस कंडीशन के अंदर बात करें तो सूर्य से शुक्र जो है वो इसका नीच भंग का प्रयास तो करेंगे, क्योंकि अब वो केंद्र में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन चुनौतियां कहां पर खड़ी हैं, चुनौती इस बात पे खड़ी है कि इस पर्टिकुलर लगन के लिए जो हमारा लॉर्ड बन रहा है वो सूर्य 12वें घर का स्वामी है। इस कारण से वो कहीं ना कहीं आपको परेशान रखेंगे। और इस प्रोग्रेसिव लगना में शनि और केतु जो हैं ये दोनों के दोनों आपके स्टेटस के ऊपर आए हुए हैं। शनि केतु के कॉम्बिनेशन में मैंने कई बार कहा है ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण परेशानियों वाला कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि केतु शनि की तरफ अगर आते हैं तो वो कर्मा को या तो बहुत बारीकी देने का प्रयास करते हैं या किसी एक कर्मा को खत्म कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। जो आपका शुक्र है वो बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि को भी उसको लेना है, राहु और केतु की एक्सेस को भी उसको लेना है। जहां पर वो बैठे हैं उसके राशि का स्वामी से उनकी मित्रता नहीं है, और राशि का स्वामी जो है वो अलग नीच राशिस्थ हुए पड़े। इतनी सारी चीजों को अकेले ये शुक्र को ही झेलना है। इसलिए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी आपको चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। मन के अंदर राहु और शुक्र दोनों के प्रभाव रहने वाले हैं। कहीं पे कुछ विलासिता के ख्याल तो वहीं पे एंग्जाइटी भी बनी रहेगी। जब आप योगिनी को देखेंगे तो वहां पे शुक्र यानी कि सिद्धा की दशाएं ज्यादातर जो हैं वो लाइफ को प्लेजर की तरफ लेके जाने का प्रयास करती हैं, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन जो पर्टिकुलर आपका नक्षत्र स्वामी बन रहा हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हम उत्तरा फागुनी देख रहे थे, तो उत्तरा फागुनी के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं और वो नीच राशिस्थ हैं, इसीलिए आप परेशान चल रहे हो। और ये परेशानी आपको कम से कम 2023 के जुलाई तक यहाँ से कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये दशा खत्म होगी जुलाई 2023 में। इसके बाद आपकी जो दशा है वो चेंज होगी। जब दशा चेंज होगी तो आप उसको फिर यहाँ से लगा के देख पाएंगे कि शुक्र की दशा के बाद जो आता है वो आता है राहु। राहु जाना जाता है संकटा के नाम से, और यहाँ पे जो नक्षत्र बदलेगा वो हो जाएगा हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, ठीक है। हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब देखिए जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, जिसे हम यहाँ पे लग्नेश मानेंगे, दशा चेंज होने के बाद वो कौन बनेगा फर्स्ट हाउस लॉर्ड, वो बनेगा बुध। और बुध जो है वो नीच राशिस्थ सूर्य से पीड़ित है। सूर्य आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फिर 12वें घर की चीजें हमें परेशान कर रही हैं। जो इस नक्षत्र का स्वामी है हस्त, वो फिर मंगल 8वें भाव के स्वामी के साथ 8वें भाव में बैठा है, जो एकांतवास को दिखाता है। इस तरीके से अगर योगिनी दशा को देखें तो यहाँ पे भी ये चुनौतियां नजर आती हैं। राहु जो है वो शुक्र के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन राहु दो तरह से प्रभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ बैठे हैं उसका भी, जिसकी राशि में बैठे हैं उसका भी। जिसके साथ बैठे हैं अगर उसको देखा जाए तो वो पर्टिकुलर शुक्र यहाँ पे भाग्य के स्वामी हो रहे हैं, और भाग्य के साथ साथ सेकंड हाउस लॉर्ड हो रहे हैं। तो भाग्य के स्वामी और सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ होने के कारण वो अपनी ओर से कुछ पॉजिटिव भी प्रभाव करेंगे और कुछ मिक्स तौर पे नेगेटिव प्रभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो राशि स्वामी है वो नीच राशिस्थ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको योगिनी दशा का लगाकर भी आप चीजों को देखेंगे तो भी आपको इवेंट्स जो हैं उसी साइक्लिक वे में नजर आएंगी जिस तरीके से आपको विमशोत्तरी दशाओं में दिखती। इसलिए इधर उधर कहीं भी किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं दोनों चीजों के लिए फिर से बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि आप सच में एस्ट्रोलॉजी के लिए बने हैं तो आपके पास एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को देखिए। वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडलियों में जरूर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या है?
आपका आत्मकारक ग्रह, उसका संबंध किसी भी तरीके से 11th हाउस से और 5th हाउस से होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ कुंडलियाँ दिखा देता हूँ जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट है, जो कि आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगा ताकि वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम कर पाए हों। जैसे ये कुंडली है, ये है के.एन. राव सर जी की कुंडली। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य इनका आत्मकारक ग्रह है और सूर्य इनका 11th हाउस का स्वामी भी है। 12वें घर में बैठने के कारण सूर्य को और ज़्यादा चीज़ों को खोजने का सामर्थ्य हासिल होगा। 5वें घर के स्वामी जो हैं यहाँ पर वो 2 ग्रह बनते हैं, एक है शनि और एक है राहु। राहु की दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर और सूर्य जो है आत्मकारक हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं। पहला कॉम्बिनेशन पूरा हुआ। राहु की दृष्टि मौजूद होने के कारण आधा कॉम्बिनेशन और हुआ। शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, तो यहाँ के इस भाव के दोनों ही स्वामियों ने अपने प्रभाव को दिया हुआ है। इस वजह से ये के.एन. राव सर नेचुरली खुद पकड़ पकड़ के खोज के लेकर आए और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल करी। इस तरीके से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। दूसरे चार्ट को अगर हम लगाना चाहें, मान लीजिए संजय रथ जी का चार्ट लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ कॉम्बिनेशंस नज़र आएंगे। देखिए, ये संजय रथ जी का चार्ट है। इस कुंडली के अंदर हम अगर देखें तो शनि इनके आत्मकारक ग्रह हैं। शनि खुद 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 11th हाउस में बैठे भी हैं और यहाँ पे 11th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ बैठने के साथ साथ वो 5th हाउस पे पूरी दृष्टि देते हैं। 5th हाउस का जो स्वामी है 4 नंबर की राशि, वो है चंद्रमा। वो फिर शनि की राशि में जाके बैठे हुए हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है उनको कहीं ना कहीं फिर से चीज़ों को खोजने वाला बनाता है। मतलब ये लोग ऐसे नहीं हैं कि किसी की सुन के और प्रिडिक्शन चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ज़मीन पे अंदर तक खोज-खोज के मेहनत करके चीज़ें निकाल रहे हैं। आप लोगों की कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। अगर वो कॉम्बिनेशन होंगे तो आपकी आत्मा बेचैन होगी जब तक आप कोई चीज़ खोजोगे नहीं। अन्यथा आप कहीं न कहीं सिर्फ़ उस कंडीशन में हो जो कि बुकों को पढ़ रहे हैं, वीडियोज़ को सुन रहे हैं, लेकिन अपने किसी एक निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे। मैं आपको